बांध में हमेशा टूटता है तो घुसखोरी और लूट घसोट मची रहती है, उन्होंने खुद कहा था। मतलब कहा जाए तो अगर हम जिस घर में रहते हैं उस घर में किसी भी तरह का तकलीफ होता है तो वो चीज हमको पता रहता है कि हमारे घर वाले कैसे हैं। वो जब नेता थे, जब सत्ता में थे, तब उनको पता था। और आपसे एक चीज बता दें, यही सरफरा बाजार है, यहाँ से संग्रामपुर के लिए पुल पास हुआ था। कोई नेता बोले थे कि हम बनवाएंगे, किसी के उतने अंदर औकात नहीं थी, किसी नेता का औकात नहीं था कि वो पुल को यहाँ से वहां तक बनवा सके। ठीक है, औकात नहीं था जो भी नेता के अंदर में आया हो। सीधे सीधे बात, विराट रामायण मंदिर बन रहा है जो कि चंपारण में बन रहा है, लेकिन इसकी चर्चा किसी भी नेशनल मीडिया पे नहीं है। और इसके चर्चा नेशनल में जानते क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ना किसी राजनीतिक दल का है, ना ही कोई मुख्यमंत्री बनवा रहे हैं, ना ही यहाँ पे प्रधानमंत्री बनवा रहे हैं, ना वहाँ के विधायक बना रहे हैं। जीवन के लिए क्या करते हैं? कोई दूसरा साधन बताइए। यहाँ से दूसरा साधन है कि यहाँ से दूसरे राज्य में जाके कमाना, ना यहाँ पे फैक्ट्री है किसी भी तरह का। कहा जाए तो एक उद्योग लगाने में ना जाने कहा है कि नीतीश कुमार जी के माथा में ढुकता ही नहीं है कि भाई यहाँ पे किसी तरह का फैक्ट्री को बुलाया से मुड़कर कैसे चल गए। सराफरा इस गांव में नहीं है, लेकिन यहाँ से वोट चला गया। जानते हैं वोट जाने का रीजन क्या है? सिर्फ एक रीजन है कि नरेंद्र मोदी। हाँ, बीजेपी जब टूट गया ना, तब देखिए कोई जाएगा ऐसे लेके, है ले ली चाची, है ले ली, हम विधायक में खड़ा होल बानी, ऐसे आएगा 2 बिस्कुट धरा के, हम मुखिया में बानी, है ले ली। कोई आएगा कोई चिवड़ा मीठा, चाची हम सांसद में खड़ा होकर अगला बार ले। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार, आप देख रहे हैं फर्स्ट हिंदुस्तान न्यूज। दोस्तों इस वक्त हम बरौली के गंडक नदी के पेटी में हैं। यहाँ पर देखिए, इस मासूम सत्र है, बरसात का मौसम है, काफी जगह बारिश हो रहा है, लेकिन यहाँ इस पेटी में है, यहाँ पर पानी का जल स्तर उतना कुछ खास नहीं है। इस बार लग रहा है कि बरौली प्रखंड के लोगों के जीवन खुशहाल रहेगा, लेकिन एक बात पर गौर कीजिएगा। यहाँ पर तमाम देखिए जो फील्ड जो दिख रहा है, देखिए यहाँ के किसानों का प्रमुख खेती ईख ही है, लेकिन ईख का फसल के बात करें तो देखिए काफी कम पानी आने की वजह से भी ईख का फसल सूखने लगा है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर किसानों का स्थिति भी काफी दयनीय हो चुका है, कैसे कि ईख का इनका मेन स्रोत है, जो इनका इनकम का स्रोत होता है, लेकिन वो भी फसल किसी तरह से बाहर नहीं भी आया तो ये प्रभावित हो गया है। गंडक नदी का जो क्षेत्र जो पेटी में देख रहे हैं, काफी पानी सीमित समय में है, माने सीमित स्थल तक है, कुछ बांधों को क्षति होती नहीं पहुंचाया है। यहाँ तक कि हम लोग गंडक नदी के पेटी में देख रहे हैं, काफी ईख का फसल जो दिख रहा है आपको, देखिए सब सूखने के कगार पर है। और 2-4-10 दिन में ये पानी यहाँ से फिर वापस नहीं होता है तो यहाँ पर किसानों का स्थिति हालत देख सकते हैं। और यहाँ के किसानों का क्या स्थिति है, चलिए इस प्रखंड के हमारे स्थानीय पत्रकार सहयोगी मौजूद हैं, जीतू मिश्रा जी। चलिए इनसे जानते हैं कि यहाँ के लोगों की स्थिति क्या है। देखिए यहाँ पे आपको जितना खाली जगह दिखाई दे रहा है, जिसमें पानी है अभी, इसमें अभी पानी कम है, लेकिन 2021, 2020, 2022 में इतना ज्यादा काफी पानी आने की वजह से यहाँ के किसान जो है यहाँ इधर धान की खेती और गन्ना की खेती जो है करना बंद कर दिया, क्योंकि वो लोग रोपते थे। आज को खेती करने में तो सबसे बड़ी बात है कि मेहनत के साथ साथ पैसा लग रहा है, पैसा लगता है और खास तौर पे मेहनत ज्यादा करना पड़ता है। और गंगा जी आती है, गंडक नदी गंगा मैया आती है और उस फसल को बहाकर लेकर चल जाते हैं। इसके वजह से किसान दुखी होकर जो है इस बार जो है अपना जो है गन्ना की और धान की खेती करना जो है बंद कर दिया है। और इस वक्त जो है आने वाले जब रबी फसल होती है उसमें केवल जो है अपनी गेहूं की खेती करते हैं। इधर कुछ लोग है जो करेला रोपता है, सब्जी रोपता है, लालमी तरबूजा जो तरबूजा रोपता है, ककड़ी, ये सब से जो है अपना काम चलाते हैं। केवल कब बैसाख के समय जो आता है उसी टाइम में, तीसरा चौथा पांचवा महीना में, जिसमें पानी आने की संभावना नहीं रहती है, उसी वक्त किसान जो है यहाँ के इधर खेती करते हैं। बाकी इस समय जो है न गन्ना की खेती कर रहे हैं। अब बहुत कम लोग जिसका ऊंचा स्थान पे जो है जमीन है वही लोग जो है गन्ना के खेती जो है अभी कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे जो है लोग इस साइड जो है बांध के बाहरी हिस्सा में जो है लोग खेती करना बंद कर दिया है। क्या ये बरौली प्रखंड के बाढ़ पीड़ित इलाकों के लिए सरकार कोई कदम उठा रही है? सरकार के द्वारा कोई फंडिंग किया जा रहा है? यहाँ स्थानीय विधायक या जो भी सहयोगी आपके जनप्रतिनिधि है, क्या कुछ प्रकार की सेवा प्रदान करते हैं इसके लिए? देखिए अभी तो नहीं करते हैं जी, अभी नहीं करते हैं, लेकिन जब जैसे ही वो टूटने के काम लगता है उस समय जो करते हैं। अभी हुआ है बांध पे जो काम हुआ है, बांध के सुरक्षा के लिए काम
कराया गया है। लोग जो भी नेता हैं और जो भी ठेकेदार है काम कराए हैं। जो बोरा है, बोरा में बालू डालकर जो है, देखिए उधर जो बांध पे जो दिखाई दे रहा है उधर सब वो लोग सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, सुरक्षा के, लेकिन वैसे काम नहीं कर रहे हैं कि एक ही बार में समस्या खत्म हो जाए। जी, यहाँ पर किसानों के लिए तमाम तरह की फंडिंग होती है, कोई विशेष पैकेज की तरह यहाँ पर कोई दिया जाता है कि नहीं बाढ़ पीड़ित कि केवल बाढ़ में ही यहाँ पर जनप्रतिनिधि लोग आते हैं? नहीं, जनप्रतिनिधि जो है घूमने का काम करते हैं, घूमते हैं। जिसको देखिए, नेता दो प्रकार के होते हैं। एक जो है केवल वोट के समय आते हैं, गोपालगंज में भी वैसे नेता हैं जो केवल वोट के समय जो है बाढ़ के मेढक की तरह, सावन के मेढक की तरह हैं। लेकिन कुछ नेता जो है जमीनी स्तर पे नेता है, उनको वोट से मतलब नहीं है, तो अपनी पब्लिक के जो है सेवा करने से मतलब होता है। वो हर दम हर वक्त आपके साथ रहते हैं। ऐसे ऐसे भी नेता हमारे क्षेत्र में हैं। दोस्तों, इस मुद्दा पर बात करने के लिए हमारे साथ सहयोगी पत्रकार प्रवीण गुप्ता जी मौजूद है। चलिए इनसे भी कुछ जानते हैं, क्या यहाँ के लोगों का स्थिति दिनचर्या कैसा है, क्या यहाँ के बाढ़ पीड़ितों किसानों के लिए सरकार ने कौन कौन से कार्य किए हैं। काफी, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, एक्टिव पत्रकार है, तो अपने गाँव एवं क्षेत्रों के बारे में अच्छे व्यवस्थित तरीके से ये बात को रख सकेंगे, मुझे आशा है। चलिए इन लोगों से जानते हैं, बोलिए। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो जीतू मिश्रा जी हम लोग सहयोगी पत्रकार बताया है कि सावन के मेढक जैसा निकलते हैं, तो सबसे बड़ी बात और सच्चाई कह दिया इन्होंने। यहाँ पे होता क्या है कि जैसे ये बांध टूटना शुरू करेगा ना, मतलब कि क्रैक हो गया, पानी निकलना शुरू है, तब तक कुछ नहीं। जब टूट गया ना, तब देखिए कोई आएगा ऐसे लेके, है ले ली चाची, है ले ली, हम विधायक में खड़ा भइल बानी, ऐसे आएगा 2 बिस्कुट धरा के, हम मुखिया में बानी, है ले ली। कोई आएगा कोई चिवड़ा मीठा, चाची हम सांसद में खड़ा होके अगला बार ले ली। ये सबको पता है, लेकिन ये सब न जाने कहाँ रह जाता है। जब अभी तक बांध का जो है, ये बांध जो है, अभी तक इस बांध का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकला है। कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकला है कि इस बांध से हमेशा के लिए निजात पाया जा सके, कि इससे आने वाली कोई भी तकलीफ अब हम लोग की झेलनी नहीं पड़ेगी। बांध, हम जानते हैं कि बांध को हमेशा मजबूती प्रदान करने के लिए कुछ ना कुछ किया जाता है, लेकिन सीमित में ही किया जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब बढ़िया काम हो जाएगा ना, अच्छा काम हो जाएगा, तो जो नेता लोगों का जो है, जो घुसखोर अधिकारी लोग का जेब नहीं भरेगा। ये जो जेब है ना, ये नहीं भरेगा, बैंक बैलेंस नहीं भरेगा, ये भरने का चाहिए। और कोई भी देखिएगा ना, ऐसे गरीब के पास कोई नहीं आता है। आपको सच वास्तविकता बता दें तो आलोक कुमार सुमन जी सराफरा बतौरदे तक आए थे, बतौरदे से आके चुनाव जब था, यहाँ सराफरा से मुड़ कर कैसे चले गए। सराफरा इस गांव में नहीं है, लेकिन यहाँ से वोट चला गया। जानते हैं वोट जाने का रीजन क्या है? सिर्फ एक रीजन है कि नरेंद्र मोदी, हाँ, बीजेपी समर्थन में कोई भी आ जाए, लोग उसको ही वोट दे देते हैं। तो क्या यहाँ पर बरौली प्रखंड में बीजेपी के चाहने वाले ज्यादा है कि जातीय समीकरण माने किस प्रकार से है कि बीजेपी के तमाम लोग चाहते हैं? हालांकि बरौली प्रखंड जो है, एक तरह से बोले तो लालू जी का इलाका है, लालू जी का यही साबिया फील्ड है, इसी गांव का है। लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से बोले तो आरजेडी का वोटर बैंक कहा जाता है, लेकिन इनके कहने के अनुसार बीजेपी का, माने क्या इसका मुख्य कारण हो सकता है? मुख्य कारण नहीं है ना कि देखिए, जो सच है वो बता दिए। अब कितना काम विधायक जी किए हैं, कितना काम सांसद जी किए हैं, कितना काम यहाँ के लोकल मुखिया लोग किए हैं, कितना काम कौन किया है, जनता को सब कुछ पता है। हम किसी को टारगेट नहीं करेंगे, लेकिन कहा जाता है कि घर का भेदी लंका डार। आपको बता दें कि जब आरजेडी का और जेडीयू का जब गठबंधन था, उस समय बैकुंठपुर के सटले जो क्षेत्र है बैकुंठपुर, वहाँ के विधायक प्रेम शंकर यादव जी ने सदन में कहा था कि बांध का कोई भी परमानेंट निजात नहीं निकाला जाता है, और बांध में हमेशा टूटता है तो घुसखोरी और लूट घसोट मची रहती है। उन्होंने खुद कहा था। मतलब कहा जाए तो अगर हम जिस घर में रहते हैं, उस घर में किसी भी तरह का तकलीफ होता है, तो वो चीज हमको पता रहता है कि हमारे घर वाले कैसे हैं। वो जब नेता थे, जब सत्ता में थे, तब उनको पता था, और अभी भी पता भी होगा कि लूट घसोट किस प्रकार से होता है। ये आरोप भी वो लगाए थे जब सत्ता में थे, और सही आरोप लगाए थे। उसी लूट घसोट के चक्कर में आज तक बांध के मतलब समझिए तो किसी भी तरह से मजबूती प्रदान नहीं किया गया है कि हमेशा के लिए निजात पाया जा सके। आपको एक और चीज बता देना, यहाँ से अगर आपको चंपारण, मतलब यहाँ से आपको अगर अरेराज जाना हो, तो लगभग आपको 50 किलोमीटर की दूरी ऐसे तय करके आपको जाना पड़ेगा। अच्छा। 50 किलोमीटर दूरी। गोपालगंज से अगर आपको बेतिया भी जाना हो, तो लगभग 50 किलोमीटर की दूरी, 70 किलोमीटर की दूरी आपको तय करना पड़ेगा। मतलब कि, और लेकिन और आपसे एक चीज बता दें, यही सराफरा बाजार है, यहाँ से संग्रामपुर के लिए पुल पास हुआ था। कई नेता बोले थे कि हम बनवाएंगे, किसी के उतने अंदर औकात नहीं थी किसी नेता का
औकात नहीं था कि वो पुल को यहाँ से वहां तक बनवा सके। ठीक है, औकात नहीं था। जो भी नेता के अंदर में आया हो, सीधे सीधे बात बोलते हैं। फिर ये पुल सुनने में आया है कि ये पुल चला गया है यहाँ पे सलेमपुर, जो है सलेमपुर से फिर संग्रामपुर के लिए। अच्छा, वो भी पुल नहीं बन रहा है। जानते हैं इसके पहले नीतीश कुमार क्या कहे थे? जब नीतीश कुमार कहे तो जेडीयू और आरजेडी का जब सत्ता था, गठबंधन था, तब बोले थे ना नीतीश कुमार कि पुल जो पास हुआ है उसका खंभा से पानी रुक जाएगा तो प्रेशर बढ़ेगा तो इधर बांध टूटता रहेगा। अब मानिए कि पुल बनने से कभी प्रेशर रुका है, मान लीजिए पुल का खंभा कितना दूरी पर होता है, क्या वो प्रेशर को रोक सकता है? कभी नहीं रोक सकता। ये मतलब ये कहा जाए तो एक तरह से वाहियात बात कहे थे। और अभी वो सत्ता में आ चुके हैं। मतलब कि पुल जहाँ से पास हुआ था, जिनके अंडर में पास हुआ था, जिनके सरकार में पास हुआ था, अभी वो भी सत्ता में है और नीतीश कुमार जी सत्ता में है, और दोनों भी है, फिर भी पुल नहीं बन रहा है। जानते हैं यहाँ से अगर यहाँ पे पुल बने तो लगभग 12 से 14 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। इधर से 70 किलोमीटर की दूरी और इधर से 50 किलोमीटर की दूरी, यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी हो सकती है। लेकिन नहीं, उन लोगों को सिर्फ क्या चाहिए? वोट बैंक, वोट बैंक, वोट बैंक। और आपको बता दें कि यहाँ पे जानते हैं सिर्फ और सिर्फ गेहूं का खेती होता है। अच्छा। धान का खेती में लोग नुकसान करते हैं जान करके। किसान को पता है कि हमारे यहाँ पे नुकसान होगा ही होगा, फिर भी वो किसान यहाँ पे रोपता ही रोपता है। और आपको एक और चीज बता देते, यहाँ पे जो गन्ना आप बोल रहे हैं ना, गन्ना रोपा जाता है, गन्ना बर्बाद हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ एक फसल होता है। इस बार गर्मी इतनी ज्यादा पड़ी थी कि गेहूं का भी विकास सही से नहीं हो पाया। बारिश के कमी से धान का भी विकास नहीं हो पाया। लेकिन क्या है, सिर्फ किसानों के बहलाने फुसलाने के लिए छोटे छोटे फंड निकाले जाते हैं। जितना किसान का बर्बाद हुआ है आकर के धरातल पे दीजिए ना, तब पता चलेगा। कोई जमीनी स्तर पर कार्य नहीं होता है इसका, नहीं होता, सिर्फ कागज स्तर पर काम हो रहा है आजकल। हाँ, कोई विशेष फंड या पैकेज की सुविधा यहाँ के किसानों के लिए नहीं। तो इसका यहाँ के किसानों का मुख्य स्रोत का है इनकम का, रोजी उसका जीवन कैसे? खेती गृहस्थी जी। तो यहाँ पर खेती गृहस्थी का आप स्थिति देख सकते हैं, हो ही नहीं रहा है, धान रोपया ही नहीं जाता है काफी पानी के चलते। हालांकि इस बार गंडक नदी का जो पेटी में पानी है काफी कम है जल स्तर, फिर भी यहाँ पर डूबने की स्थिति में लगता है। तो लोग हार चुके हैं, 1 साल 2 साल 4 साल देख चुके हैं यहाँ के जो रह रहे हैं स्थानीय लोग, तो इसे हार निजात पा लिए हैं एकदम कि हमको नहीं होना है। लेकिन सरकार को किसी प्रकार की फंडिंग व्यवस्था नहीं है। लेकिन जमीनी स्तर पर यहाँ के लोग जीवन यापन के लिए क्या करते हैं? कोई दूसरा साधन बताइए। यहाँ से दूसरा साधन है कि यहाँ से दूसरे राज्य में जाके कमाना। ना यहाँ पे फैक्ट्री है किसी भी तरह का। कहा जाए तो एक उद्योग लगाने में ना जाने क्या है कि नीतीश कुमार जी के माथा में ढुकता ही नहीं है कि भाई यहाँ पे किसी तरह का फैक्ट्री को बुलाया जाए। जानते हैं चाइना विकास क्यों किया है? चाइना के अंदर अगर किसी कंपनी को जाना है और उस कंपनी को जा करके अगर मतलब कि जमीन लेना है ना, तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको जमीन मिल जाता है फैक्ट्री लगाने के लिए। चाइना ऐसे विकास नहीं किया, आगे नहीं बढ़ा है। लेकिन हमारे भारत में, और भारत में कहे तो कंपनियों को कई महीनों तक लड़ना पड़ता है जमीन के लिए, जब सरकार के अंदर उतनी क्षमता ही नहीं रहती है जमीन दे सके। थोड़ा सा सरकार को सख्त भी होना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए कि यहाँ पर जो भारत को बता रहे हैं, ऐसे तो देख सकते हैं कि पंजाब हुआ, गुजरात हुआ, हरियाणा हुआ, ऐसे तमाम जगह है जो कि बिहारी मजदूर ऐसे तमाम लोग पलायन करते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि बिहार और पंजाब के लोग इधर जो पलायन करते हैं उसको रोका जा सकता है? किस प्रकार से रोका जा सकता है? रोका जा सकता है सबसे बढ़िया रोका का मतलब कि अगर मुख्यमंत्री अगर बढ़िया से काम कर दें तो उनको रोकना नहीं, बल्कि अब गुजरात से, पंजाब से, कोलकाता से लोग आ सकते हैं कमाने के लिए, आ सकते हैं। लेकिन वजह क्या है? हर जगह फैक्ट्री में दियारा खाली है। दियारा खाली, अगर चाहे तो एक फैक्ट्री यहाँ से यहाँ तक लगा सकते हैं। इस क्षेत्र में लगाना चाहें तो एक फैक्ट्री आराम से लग सकता है। कई जगह सरकारी क्षेत्र, दियारा क्षेत्र खाली है, वहाँ पे फैक्ट्री लगा सकते हैं। कई गो शराब की कंपनी बंद है, कई गो ऊँट का कंपनी बंद है, दूसरे रिप्लेस कर दीजिए, दूसरा कंपनियां बैठा दीजिए। अरे भाई, जब कंपनियां बैठेगा, फैक्ट्रियां बैठेगी, जब जानते हैं वो एक फैक्ट्री बैठने से कितना रोजगार मिलता है। उत्तर प्रदेश में तो कहिए तो अब राम मंदिर बन गया है, उसकी वजह से कई सारे रोजगार के साधन भी हो गया वहाँ पे। आने ट्रांसपोर्टेशन हो गया है, होटल का खर्चा हो गया, खाने पीने का खर्चा हो गया, ट्रांसपोर्टेशन आने जाने का खर्चा हो गया, रहने के लिए लोग एथी करे, प्रसाद खरीदे, सब चीजें समझिए तो एक तरह से पूरा का पूरा इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। उत्तर प्रदेश से समझ चुका है। और देखिए उत्तर प्रदेश की सड़कें भी अच्छी है, लेकिन बिहार में विराट रामायण मंदिर बन रहा है जो कि चंपारण में बन रहा है, लेकिन इसकी चर्चा किसी भी नेशनल मीडिया पे नहीं है। और इसके चर्चा नेशनल में जानते क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ना किसी राजनीतिक दल का है, ना ही कोई मुख्यमंत्री बनवा रहे हैं, ना ही यहाँ पे प्रधानमंत्री बनवा रहे हैं, ना वहाँ के विधायक जी बना रहे हैं। वो सिर्फ मतलब कहा जाए तो पटना महावीर मंदिर वही उस मंदिर को बनवा रहा है जो कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर हो। अच्छा। हाँ, लेकिन उसकी चर्चा कोई नहीं करेगा। हाँ, इसलिए क्योंकि वो कोई नेता नहीं बनवा रहा है और उसको लोग प्रमोट नहीं करेगा। लेकिन हाँ, हो सकता है कि उससे कुछ चंपारण की स्थितियाँ सुधर जाए।
लेकिन बरौली प्रखंड के लिए जो यहाँ पर तमाम गतिविधि जो देख रहे हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों का जो दयनीय स्थिति देख रहे हैं, आप इसे क्या अंदाजा लगाते हैं, इसके बारे में थोड़ा व्याख्या कीजिएगा। आपका विचार कैसा है यहाँ के लोगों की स्थिति को देखते हुए, यहाँ सरकार के सिस्टम को देखते हुए? थोड़ा आप कमेंट में जरूर अपना राय दीजिएगा। धन्यवाद।